मोहित, वंदना, अभिमन्यु, अनीता, हेमलता, चंचल, मुनमुन। तो आज डाउट क्लियरिंग सेशन है और मैंने टॉपिक भी डिस्कस करना है तुगलक काल के विद्रोह। नुसरत, ज्योति, अदिति, हरिओम, मनो। तो किसी को कोई डाउट हो अब तक के जो भी हमने पढ़ा है उसमें, तो यू कैन आस्क। स्वप्निल, सीता, नूर, सपना, मीना। ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या क्या विद्रोह हुए उनके बारे में। तो मोहम्मद पूरे भारत में फैला हुआ है, पूरे वर्तमान भारत में। प्रभात, नेहा, सभी। और ये वो केंद्र थे जहां जहां विद्रोह हुए। ये दूसरे वाले मैप में आपको दिया हुआ है। इन विद्रोहों के क्रम से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले विद्रोहों की शुरुआत होती है तमाशरीन से। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में मंगोलों का एकमात्र आक्रमण हुआ 1226 ईस्वी में। तमाशरीन, उसका पूरा नाम था, मंगोल शासक था अलाउद्दीन तमाशरीन। तो इसके बारे में दो ओपिनियन है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये शरणार्थी था, आक्रमणकारी नहीं था, जो हम इसकी बात कर चुके हैं। कुछ लोग इसको आक्रमणकारी मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है, जैसे फरिश्ता जैसे लोगों का, कि मोहम्मद ने बहुत सारा धन देकर के इसको वापस लौटा दिया। तो शुरुआत तो यहाँ से होती है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य विस्तार के भी प्रयास किए। चित्तौड़ का किला नहीं जीत पाया। चित्तौड़ एक किले का नाम है। अभी हम आगे उसकी बात करेंगे। धैर्य रखो, धैर्य रखो। पंजाब के कांगड़ा जिले में नागरकोट, नागरकोट। इसकी विजय की 1337 ईस्वी में। कांगड़ा में पहाड़ी पर स्थित एक राजा था, इसका हिंदू, जीत करके किले को वापस कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसी के जस्ट बगल में हमीर देव, ये स्वतंत्र हो गया था। हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। सभी ये टेक्निकल इशू है, इसको आप रिपोर्ट एंड इशू करके एक ऑप्शन होगा, अकेडमी को रिपोर्ट कीजिए। इसके पहले थोड़े समय के लिए किसी किसी ने अधिकार किया है, लेकिन स्वतंत्र हो गया। मेवाड़ से हारने के बाद मेवाड़ पर तुगलक ने कभी दोबारा निगाह नहीं डाली। क्या नहीं डाली? निगाह। और यही घटना है कि मेवाड़ अपने चरम पर चला गया। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। ऐसा है, स्क्रीनशॉट आपको नहीं हो रहा है, आप में एक और जुड़ा है ना वो बुक मार्क,
बुकमार्क से कोई लाभ नहीं होता, उसका लाभ उठाओ। बुकमार्क ही नहीं करते, करो, खुद के नोट बनाओ। स्क्रीनशॉट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 1337 में ही नोट जब आप डाउनलोड कर सकते हैं, रेज हैंड करके मुझसे बात कर सकते हैं, फिर क्या दिक्कत? हेलो राहुल। तो अभी हम विजय की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोह, इनके समय में होने वाले विद्रोह की बात भी करेंगे और कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। हाँ, शॉर्ट नोट बनाइए, अपने हाथ के नोट बनाइए ना, रेडीमेड काम मत कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। मैं बताओ, ऑलरेडी स्लाइड बना हुआ है, ये सारे स्लाइड्स बने हुए हैं, फिर भी मैं सब नोट्स बनाता हूँ। मैं चाहूँ तो लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते रहूँ। उसका चचेरा भाई था, दक्कन में गुलबर्गा के निकट इसकी इक्ता थी और वह स्वतंत्र बनने का प्रयास करने लगा। सुल्तान ने ख्वाजा जहां अहमद याज के नेतृत्व में एक सेना उसने 1327 में भेजी। कुरसास वहां से भागकर काम्पिली के शासक काम्पिली के शरण में आ गया। आगे समझ में? नेक्स्ट स्लाइड। भयंकर युद्ध हुआ और काम्पिली देव को जब यह देखा कि वह मुकाबला नहीं कर पाएगा, मतलब कि वह मुकाबला नहीं कर पाएगा, मुकाबला मतलब नहीं अगर कर पाएगा, तो उसने गुरसास को द्वार समुद्र के, मतलब गुरसास जो था, गुरसास को आपको बताया था पिछले क्लास में, और द्वार समुद्र को के होयसल शासक बीरबल के पास भेज देता है। बीरबल के पास क्या करता है? भेज देता है। और कि कौन भेज देता है? बीरबल के पास, होयसल शासक बीरबल के पास भेज देता है। और अंत में युद्ध करने का, अंत में करता है, अंत में युद्ध करने का निर्णय करता है, अंत में युद्ध करने का निर्णय करता है। उसके बाद क्या होता है? अंत में उसकी सारी रानियों, संपत्तियों, पुत्रियों को जला देता है। अंत में क्या करता है? जला देता है। और वीरतापूर्वक लड़ते हुए रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। बस। कितना गंदा बनी, हाउ डर्टी। अगर मैं ऐसे एक क्लास पढ़ा दूं तो मैं कल, मतलब आज रात को सो नहीं पाऊंगा। मैं भागना मत बस। किसी की भी बिक्री नहीं की, मैं बता रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एक टाइप ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग। और मैंने देखा है ऐसे पढ़ाते हुए। खैर, ये दोनों विद्रोह नहीं था, यहाँ पे इनका विजय भी था। अब हम बात करेंगे विद्रोह की। तो आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह, 22 विद्रोह हुए इन्हीं के शासनकाल में, और इन सभी विद्रोहों के लिए इनकी अपनी नीतियां जिम्मेदार थी। धन्यवाद सीमा। ठीक है। अच्छा, इन विद्रोहों के लिए जिम्मेदार कौन थे? पहले तो ये खुद ही जिम्मेदार थे। अभी आप लोग स्पेशल क्लास में पढ़े होंगे इन्होंने क्या क्या किया, अभी जो 4:30 बजे वाली क्लास थी। पहला तो उलेमा वर्ग को इन्होंने इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। अमीरों को ये एक्सपेरिमेंट करने लगे कि जो तुर्की प्रभुत्व वाले अमीर थे या ताजिक थे, उनकी जगह पे ये प्रतिभा के आधार पर पद देने लगे। हालांकि इनका काम अच्छा था। बड़ा दुस्साहसी कार्य तुम करती रही हो। तो उलेमा और अमीरों की अनदेखी, अब यही दोनों रसूख वाले आदमी थे। फोटो खींच के भेजो। तो इस संदर्भ में बर्नी से इसने कहा भी था कि मेरे राज्य को अनेक बीमारियों ने जकड़ लिया है जिसका कोई इलाज नहीं। एक बीमारी का इलाज करता हूं तो दूसरी बीमारी हो जाती है। बर्नी ने इस चीज को मेंशन किया है। और बर्नी से फिर कहता है कि इसका इलाज है। बर्नी ने कहा भी तो आप कहते नहीं है, कहने है। बर्नी का कहा है, तो कहता है इसका इलाज है मेरी तलवार। और मैं उतना ही कठोर सजा दूंगा जितना लोग मेरा विरोध करेंगे। नहीं, मेवाड़ और नगरकोट में विद्रोह नहीं हुआ था। मेवाड़ और नगरकोट अविजित राज्य थे जिनका विजय किया इन्होंने। दैट वाज नॉट विद्रोह। कोई बात नहीं संजय, तुमने बताया था मुझे। ये कौन सी किताब है?
चौबे जी ने धोखा दिया मुझे। यार मेरे को क्यों नहीं? ये मैंने 22 कैसे लिखा है फिर? सॉरी, मैं अपने स्रोत को ले गया हूँ, मुझे लग रहा है कॉलेज ले गया हूँ। 34 कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने जहाँ से लिखा था एक बार मुझे चेक करना चाहिए। संख्या की गड़बड़ी हो गई है। हाँ, एसके पांडे में 22 दिया है। तो पांडे की माने कि चौबे की माने? दोनों ही ब्राह्मण हैं। मेहता में 16 दिया है। चलो यार, नंबर अब विद्रोह से नहीं मतलब है, विद्रोह के क्रम से मतलब है, ठीक है ना? ये नहीं पूछा है कितने विद्रोह है। पप्पू सिंह में कितना दिया है? अरे वाह संजय, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। काजल की भी आज ही है। चलो 34 34 एग्री। सफलता के झंडे की गाड़िए और आपका जीवन सौभाग्य से भरा रहे, और आपकी धर्मपत्नी भी आपसे दुखी ना हो जाता। तो ये बर्नी इसके बारे में ऐसा लिखता है। सबसे पहले इसके चाचा चचेरे भाई कजन ने ही विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह हुआ है दक्कन में गुलबर्गा। गुलबर्गा के पास इसकी एकता थी, और इसका नाम था बहाउद्दीन गुरशास्प। ये घटना है 1327 ईस्वी की। तो इसके बगल में ये काम्पिल्य, गुरशास्प जब उसकी सेना देखता है अपने आसपास मंडराते हुए, तो भाग करके आ जाता है काम्पिल्य, और फिर सेना मोहम्मद बिन तुगलक की काम्पिल्य आ जाती है। जब देखा कि मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो काम्पिल्य देव गुरशास्प को भेज देता है द्वार समुद्र के होयसल शासक वीर बल्लाल के पास।
और अंत तक युद्ध लड़ने करने का निश्चय करता है। इसका नाम था कांपिल्य देव। युद्ध में हारना सुनिश्चित था। अंत में इसने अपनी सारी रानियों, संपत्तियों, पुत्रियों को आग में जला दिया और लड़ते हुए रणभूमि पे वीर गति को प्राप्त किया। वीरबल्लाल ने जब देखा कि और कोई रास्ता नहीं है, तो गुरशास्प को सौंप दिया इसके मंत्री ख्वाजा जहां। और सुल्तान इतना नाराज था कि इसकी वजह से इतना संघर्ष करना पड़ा है। सुल्तान ने आदेश दे दिया कि इसकी खाल उड़वा ली जाए और खाल में चोकर भरा जाए, आटे का चोकर, और चोकर भर के पूरे राज्य में इसको घुमाया जाए। हाँ, यश ये चल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का विद्रोह। तो एक ऐतिहासिक दंड दिया गया गुरशास्प को। ये दंड इसलिए कि थोड़ा टेरर का साम्राज्य कायम करने के लिए। तो ये उन राज्यों की जगह है। गुलबर्गा इधर है, होयसल, काम्पिल्य। चोकर होता है आटा, कभी फिल्टर की हो, आटा कभी छलनी से छानी हो। तो आटे से जो नीचे गिरता है वही चोकर है, आटे की भूसी। ये था गुरशास्प का विद्रोह। गुरशास्प के बाद अगले विद्रोही आते हैं बहराम आयबा। ये है उच्च सिंध और मुल्तान के सूबेदार। क्या नाम इनका? बहराम आयबा। इन्हीं का उपनाम था किशलू खां। अब इनकी नाराजगी के पीछे दो कारण थे। इन्हीं को आदेश दिया गया था कि आप चोकर भर के घुमाइए गुरशास्प की खाल में, लेकिन इन्होंने चोकर ही नहीं भरा और बिना चोकर भरे, बिना घुमाए सीधे इनको दफना दिया। पहली गलती इनकी है। दूसरी गलती ये थी कि जब सभी को सुल्तान ने कहा था कि दिल्ली से दौलताबाद चलो, राजधानी जब बदला था, तो ये सबको भेज करके अपने दिल्ली में ही रुक गए। जब सुल्तान का आदेश ये सुनते लोगों के द्वारा, तो सब कहते हाँ चलो 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 सभी दौलताबाद चलो, हाँ चलिए चलिए चलिए, और अपने दिल्ली में ही रुक गए। हमारे साथ ही बचपन में ऐसा होता था। हमारे गांव के बगल में ट्यूबवेल था, तो वहां पे दो चार लड़के हमेशा बैठे रहते थे। तो हम अपने घर से निकलते थे बागीचे में, बागीचे से थोड़ी दूर पे ट्यूबवेल पे जाते थे। तो जाते ही दो चार लोग, हाँ चले के, भोजपुरी में कहते ना चले के, चल देते थे। हम भी चल देते थे, कहाँ चले के पता ही नहीं, कहाँ चल देते थे। ऐसे ही घूमते रहते, इधर उधर, इस गाँव उस गाँव, चले के रोज का काम। शाम 6 बजे 5 बजे चले के, फिर उस गाँव चले गए सिमालीपुर, उधर चले गए श्याम काट, तो वहाँ चले गए पोस्ट लगा, तो वहाँ चले गए जारा भरिया, ऐसे घूम रहा, घूम घाम के फिर रात जैसे ही हुई, भूख लगी तो फिर चले गए। तो इन्होंने बहराम आयबा नहीं किया। और तीसरी गलती तो कर दी, खुद बगावत भी कर दी। सुल्तान ने खुद ही इसको दबाने का निश्चय किया।
और सुल्तान जाता है और बहराम आयबा का वध कर देता है। तो इस तरह से ये कौन डांटेगा हमको? क्लास में हमेशा टॉपर थे। अब हमारे माँ बाप को यही चाहिए कि भाई अच्छे नंबर लाए बस। अरे 6 क्लास में घर से बाहर थे तो कभी घर नहीं जाते थे क्या? गर्मी की छुट्टियां उट्टियां नहीं होती थी। गांव में जाते थे, गांव में ड्रामा आता था, ड्रामा देखते थे, नाच देखते थे रात रात भर पराली पे बैठ करके। वीडियो आता था गांव पे, उस जमाने वीडियो बड़ा आता था 1992 में ना। तो हम लोग को सारा पता होता था किस गांव में वीडियो आया है। उसमें की फिल्में सनम बेवफा, तहलका, ये सारी फिल्में हुआ करती। मैंने प्यार किया, मैं बहुत नाच देखा हूँ। रात रात भर जग के, अगर हमें ठंड लगती थी तो हम लोगों की लुंगी ओढ़ ओढ़ के देखते थे। लुंगी मतलब पैर पे डाल लेते थे। वीडियो में जो कैसेट की रील फंस जाती है ना पीसीआर में, क्योंकि पीसीआर खराब होता है, रील फंस जाती। तो मुझे वो रील, फंसी हुई रील को निकालने और फिर से उसको चलाने आता था। एक दो जगह मैंने किया था, सीख लिया था। अब कहीं भी वीडियो आता था किसी गांव में तो मुझे जरूर बुलाते थे, रील फंसेगी तो ये निकालेगा। तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। खैर, तीसरा विद्रोह था गयासुद्दीन बहादुर का। गयासुद्दीन बहादुर लखनौती का शासक है, लखनौती बंगाल में है। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति कुछ कर सकता है जिंदगी में, तो आप सभी कर सकते हो बड़े आराम से। मेरे से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, मेरी बीवी को तो आज भी नहीं है, लेकिन सारी उम्मीदों पे खरा मैं ही उतरा। हाँ, आयबा को सुल्तान ने मार डाला। आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हो। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको जेल में बंद किया था पहले तो, क्योंकि पहले से ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठा तो इसको लखनौती का सुल्तान, लखनौती का सूबेदार बना दिया। आयवा ने विद्रोह किस बात पे किया? मेन बात तो यही थी, उपेक्षा इसकी। अब आयवा को उल जलूल ये देता है ऑर्डर, भूसा भर दो, चोकर भर दो, दौलताबाद चले जाओ। आफरीन, तुम नई स्टूडेंट हो क्लास में? हम्म? नासरीन या नाजरीन? वो पुरानी वाली नाजरीन, मुरादाबाद वाली। नसरुद्दीन मत कह देना, नासरीन कौन था? अच्छा, नाजरीन नहीं, नासरीन। मतलब आर यू न्यू और पुरानी? खैर, गयासुद्दीन बहादुर लखनौती का शासन करने लगा। लखनौती हमेशा बंगाल हमेशा ही विद्रोही रहा है। तो इसको कहा था सुल्तान ने कि ऐसा करना भाई, तुम दूर हो तो अपने सिक्कों पे हमारा नाम लिखते रहना, और अपने बेटे को हमारे पास भेज देना, बंधक के तौर पे रहेगा, ताकि तुम किसी भी प्रकार की चालाकी ना कर पाओ। हाँ, बहुत तुमको अनुभव हो गया आदर्श। एक हमारी यूनिवर्सिटी में प्यारे लाल थे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया था। प्यारे लाल पिछले 25 सालों से यूनिवर्सिटी में ही थे। उन्होंने मतलब ग्रेजुएशन किया, एमए किया, पीएचडी किया। उनको लोग प्यारे लाल, नेता प्यारे कहते थे। प्यारे लाल को हर चीज यूनिवर्सिटी के बारे में पता थी। कोई काम कहाँ से रिजल्ट निकलवाना है, कहाँ से क्या काम करवाना है, कहाँ से क्या सर्टिफिकेट निकलवाना है, सब कुछ पता था उनको। हाँ बिल्कुल ज्योति, तुमको मैं पहचान लूंगा, दूर से ही पहचान लूंगा। तुमको क्लास में भी आने की जरूरत नहीं। अभी क्लास में एंटर करोगे उसके पहले ही पहचान लूंगा, ये वही ज्योति।
तो गयासुद्दीन क्या किया, बंगाल में स्वतंत्र शासक बन गया, ना अपने बेटे को भेजा, ना सिक्के में नाम खुदवाया, ना खुतबे में नाम शामिल किया। इतनी बड़ी नाफरमानी सुल्तान की, लाहौल वाला कुब्बत। तो होना क्या था, इसको भी मार डाला गया, इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद कमालपुर में विद्रोह हुआ। कमालपुर का काजी निकला पाजी, इसको दमन किया गया। संजीदा, तुम अपनी बातों पे संजीदा रहना, तुम कल भी क्लास में आए थे। पेपर 1 वाली क्लास में। इसके बाद साहवान में विद्रोह हुआ। साहवान भी कमालपुर के पास ही है, ऊपर बिहार में। सांप्रदायिक दंगा करवा दो। उलेमाओं ने मोहम्मद बिन तुगलक के सल्तनत को कोलैप्स कर दिया। मैनेज कैसे करूं सर, मैं न्यू हूं, बैक क्लास कैसे लूं, मैनेज कैसे करूं? वेरी गुड क्वेश्चन। पहली तो बात मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आदर्श जैसे लोग तो इतिहास को जितने पन्ने हैं किताब में उतने भागों में बांट के पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा, इससे आपकी कॉपी किताब फट जाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो हिस्टोरियोग्राफी को हिस्टीरिया जैसी कोई बीमारी समझते हैं, तो ये इतिहास लेखन को कहते हैं, हिस्टीरिया बीमारी नहीं है। मूड में क्यों न रहे जॉली, जब कुछ ही दिनों में है होली। मैं भी शुरुआत में हिस्टोरियोग्राफी को मानता, कोई फोटोग्राफी मानता था, बाद में मुझे नहीं पता था कि यही मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ संजीदा को, इसीलिए मैं गैर संजीदा होकर बोल रहा हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास जो है मैंने अभी हाल में ही कंप्लीट किया है। तो मेरी जो भी वारदातें शुरू होती हैं वो शाम को 4 बजे के बाद शुरू होती हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मैंने पढ़ाया होगा संडे को 12 बजे, वो भी तमाम जहालतों और मुलालतों के बाद, परिवार में संघर्ष करने के बाद। बीवी सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है, कहती है संडे को भी आपकी छुट्टी है, लेकिन फिर भी मैंने जान हथेली पे रख के काम किया है। 4 बजे के बाद आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। अभी क्या चल रही है, मध्यकालीन, आधुनिक और ये पुरानी, और पेपर 1 भी चल रहा है। पेपर 1 के 2 भाग हैं, ये सभी के लिए उपयोगी, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। पेपर 1 को मैंने अपनी स्वेच्छा से 2 भागों में बांट दिया। अभी तुमने मुझसे पहले एकेएम का मतलब क्या होता है बता दो, हिस्टोरियोग्राफी मुझसे तुम पढ़ी नहीं। मुझसे पढ़ने के बाद तुम कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, स्टैनबी, स्पेंगलर को याद करोगी रातों को। एकेएम क्या होता है? तो मैं पहले जो बात कर रहा हूं तो कंप्लीट हो जाने दो। पेपर 1 के 2 भाग हैं। एक भाग है जिनका संबंध है थ्योरी से, जिसमें गणित का बहुत कम नामो निशान है। दूसरा भाग है जिनका संबंध है गणित से। थ्योरी वाले में रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इस तरह की एप्टीट्यूड्स आती हैं। इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। मैथ वाला भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट कर दिया। आज से आपका लॉजिकल रीजनिंग शुरू होगा। आज की क्लास तो बिल्कुल मिस मत करना पेपर 1 की, क्योंकि आज मैं भारतीय तर्कशास्त्र शुरू करने जा रहा हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की याद बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, कल ही मैंने सुना था इस गाने। तो मुझे लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा था, मेरे अंदर देशभक्त जागा, और उन्हें भारतीय तर्क से शुरू करो, उपमान, उपमेय, प्रमाण, अनुमान, ये सब चीजें। तो ये भी मेरा चल रहा, ये हो गया, और ये तीनों चल रहा है, तीनों मतलब चलेगा, ये भी चल रहा है और ये हो गया। अब प्रश्न आते हैं आपके मूल प्रश्न, जो कि संजीदा था कि कैसे कवर करें। तो 4 के बाद ये सब चल रहा है। ट्रेन यहाँ तक पहुंची है, मतलब ट्रेन, अगर इसको हम ट्रेन मानेंगे इसको, तो ट्रेन ने इतनी दूरी कर ली है तय, इतनी दूरी अभी है बाकी। आप ट्रेन पर यहाँ बैठ गए, ये स्टेशन छूट चुका है, तो ट्रेन पे यहाँ बैठे रहो।
आगे आगे बढ़ते रहो 4 के बाद, लेकिन 4 के पहले जो आपके जीवन में टाइम बच रहा है दिन में ना, 4 के बदले अगर आप 10 बजे से तैयार हो जाते हो और 4 बजे तक, तो 6 घंटे का टाइम आपके पास है। 6 घंटे में अगर 2 घंटे आप मनोरंजन और भोजन, भजन, स्नान इत्यादि को देते हो, तो भी 4 घंटे का टाइम आपके पास बच रहा है। बच रहा है, नहीं बच रहा है? अगर मान लो दिल पाजी हो गया, 1 घंटे और घटा दिए, सोचने के लिए कभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, फिर भी 3 घंटे का टाइम आपके पास बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो ये जो 3 घंटे का टाइम बच रहा है, इसको आप डेढ़-डेढ़ घंटों में बाँट लीजिए। अगर आप 3 घंटे का टाइम भी नहीं बचा सकते, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा इस बेचारे के बारे में। बहाउद्दीन गुरसास के साथ क्या बीती थी। तो आप बचा लोगे। जान बचाने से बढ़िया टाइम बचाना। तो डेढ़-डेढ़ घंटे को, ये जो डेढ़ घंटा है, इसमें आप पढ़ो प्राचीन भारत, 1 क्लास डेली करो, और दूसरा जो डेढ़ घंटा है, इसमें आप ये जो थ्योरी मेरी पूरी हो गई, 1 क्लास डेली करो। कुछ ही महीनों में, यानी ये जो मार्च चल रहा है, अप्रैल 15 अप्रैल तक, या मान लो पूरे अप्रैल तक, आपका ये सब कवर हो जाएगा। पेपर 1 भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, और इसमें आगे भी बढ़ चुके होंगे। टीचर हो? वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात है। शादी के पहले मैं भी ये सोचता था अपने बारे में। अच्छा, तुम्हारा कमेंट आ गया? दो तीन बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं है, एक ही बार कर लीजिए। उसी प्रकार है जैसे अकबर के पास बहुत सारी थी, जिसका कोई फायदा नहीं, लेकिन हम पढ़ते सिर्फ योद्धा के बारे में। अच्छा, आपके पापा का नाम है, वेरी गुड। डीआई का क्वेश्चन तो ऐसा समझा देंगे कि भुलाने के लिए तुमको दवाई करानी पड़ेगी, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा कि मैं भूलना चाहती हूँ, भूलना चाहती हूँ। हाँ, रात को याद करने का वाक्य बता दो, तरीका ही समझ के बता दो। नहीं नहीं, क्लास को छੱड दो, रिकॉर्डिंग देख लेना, आज डिनर बाहर जाके करो। पेपर 1 की क्लास मेरी 9 बजे होती है डेली। टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे भी कोर्स में जाओ, पीछे सारा पड़ा हुआ है पेपर 1। अभी मैं रेज हैंड पहले कमेंट पढ़ लूँ, मैं देता हूँ। 9 बजे प्रभात नहीं होता, 9 बजे रात होती है। हाँ, कैंडल लाइट डिनर हो तो आदर्श जी को ले जाइए, कैंडल पकड़ के खड़े रहेंगे। हाँ, पूछो बात। नोट आप ऐसे बनाइए जैसे मैं बना रहा हूँ। कोई बात नहीं आती। हाँ, पूछ लो टॉपिक से, डाउट क्लियरिंग सेशन है, जो भी डाउट हो कर सकते हो। यस, कोई भी चीज हो यू कैन आस्क। ओके जया। दो लोग रेज हैंड किए। हाँ जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। सर, थोड़ी वो रात को याद रखने के वाकया ये है कि सबको याद रखना है, अगर रात को कोई भी चीज़ कि हाँ। रात को याद करना है, तो मैंने कुछ किया था, तो उससे हो सकता है कि लोगों को हेल्प मिले। हालाँकि मैंने तो शरारत की थी, पर वो हेल्प कर सकता है याद करने में। सर, बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश ऑनर्स लेके एडमिशन लिया था, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे, पहली बार को-एजुकेशन सिस्टम में आए थे गर्ल्स स्कूल से निकल के। तो जो हमारे प्रिंसिपल थे, उनको लड़कियों से कुछ दुश्मनी थी, चिढ़ थी। मतलब पता नहीं, कोई लड़की उनके पास कोई समस्या लेके चली जाती थी, तो वो दाँत किल-मिला के उसको काटने को, खाने को दौड़ते थे। और कोई समस्या का हल तो मिलेगा ही नहीं अगर कोई लड़की चली गई तो। तो उस पर मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करना था। मेरे साथ लिटरेचर के साथ मुझे फिलॉसफी दे दिया था, वो मुझे चाहिए नहीं, फिलॉसफी कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। तो मैं बार-बार जाती थी, वो घुसने नहीं देते थे, और अगर घुसने भी दे देते तो इतनी बदतमीज़ी करते थे कि रोते हुए बाहर आए थे। हालाँकि मैं कभी रोई नहीं हूँ। तो एक दिन बहुत गरमा-गरमी हो गई, मेरे साथ बहुत झगड़ा बहस हो गया, मतलब मैंने जवाब दे दिया उनको। और क्या करोगी तुम? तो मैंने कहा मैं ऐसा कुछ करूँगी सर कि जीवन भर सोते समय आप मुझे याद करके सोओगे और उठोगे तो मुझे याद करके उठोगे। तो उसके 2-4 दिन में दुर्गा पूजा की छुट्टी हो गई। हमारे घर में दुर्गा पूजा होता है, 100 डेढ़ 100 साल पुरानी दुर्गा पूजा है, तो घर में ही मेरे एक मामा थे, मम्मी के कज़िन, वो भी मेरे साथ पढ़ते थे। उनके साथ मिलके और मेरे बुआ के लड़के के साथ मिलके उनके घर के सामने हर एक प्रहर में गिनती करके 3-3 घंटे में, हमारे घर में माइक्रोफ़ोन होता ही था, दुर्गा पूजा में कोई सोता तो है नहीं।
तो हुँ। उनके घर के सामने जाके चिल्ला-चिल्ला उनका निकनेम था बोधन और वैसे उनका नाम था मृणालकांति चक्रवर्ती। उनके घर के सामने जाके जितनी जोर से चिल्ला सके माइक से बोधन, बोधन उनका नाम जब तक उठ के भाग आ जाए बैठ एक जना थक जाए तो दूसरा, दूसरा जना थक जाए तो तीसरा। वो खूब गरमा-गरमी गाली गलौज करके अंदर चले जाए। फिर नेक्स्ट 3 आवर्स में फिर वही। पूरी रात सर सोने नहीं दिया, पूरी रात चिल्लाया उनके घर के सामने हर एक पहर में। उसके हुँ, बाद वो जो उनका दूसरे दिन बीपी बढ़ा हुआ उनका बेटा आ गया हमारे हुँ, उनका बीपी इतना बढ़ गया कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उसके हुँ, बाद से सर कॉलेज में प्रिंसिपल रूम के बाहर मुझे देख लेते थे ना, तो पहले ही पियोन को भेज देते थे कि क्या सुन के आओ और बताओ, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। क्या काम है हो जाएगा। हुँ, सब्जेक्ट तो 7वें दिन मतलब वही दिन जब स्कूल कॉलेज खुला, होते ही चेंज हो गया। हुँ, जाना ही नहीं पड़ा मुझे। सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो अगर कोई चीज़ याद करनी है ना सर, किसी को भी हुँ, याद रखना है, कोई सब्जेक्ट याद टॉपिक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हुँ। रात को सोने से पहले उसको चिल्ला-चिल्ला के जितना जोर से गले में जितना दम है पढ़ो। सुबह सुबह उठ के दिमाग में वही बजता रहेगा। अभी भी हाँ, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है लेकिन घर वाले अगर घर से बाहर निकाल दें फिर क्या होगा? नहीं निकालेंगे सर, मतलब बंद कर लीजिए। और हाँ, आप चाहते हैं कि कोई कोई आपको याद रखे जीवन भर, तो हर पल में उठाइए एक बार। और उठ के बाहर आइए घर से बालकनी में। हाँ, ये तो इसके है अलावा बात। भूलेगा नहीं। बिल्कुल जिनको डेट्स नहीं याद होते वो चिल्ला-चिल्ला के वो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 चिल्ला-चिल्ला के 110 बारी, सुबह उठ के फिर चिल्लाना शुरू कर दो। रात को नींद खुल जाए तो फिर भी इसको चिल्लाओ। इसको एक बार और दोहराओ। तो फिर सो। हाँ, जीवन भर इसको बोलो। आपके पति आपको कुछ बोलते नहीं ऐसे चिल्लाते हुए? नहीं सर, वो क्या बोलेंगे मुझे? यही सारे पतियों का यही हाल है। बोल सकता हूँ। उनको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, फिर कर दूँगी मैं सारा। दूसरे दिन फाइल नहीं मिलेगी। तीसरे दिन बैंड नहीं मिलेगा, चौथे दिन कोट नहीं मिलेगा, फिर क्या करूँ? फिर मैं हाथ खड़े कर दूँगी, मुझे नहीं मालूम। टाइम से लंच नहीं मिलेगा, बहुत कुछ हो सकता है। मामला संगीन है। संजीदा जी समझे? संजीदा जी कहाँ गए? संजीदगी इसको कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत नो अच्छा एग्ज़ाम्पल बड़ा अच्छा था, सभी लोग अप्लाई कीजिए। अपने घर में कमरा बंद करके दूसरों के लिए नहीं। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। और किसको क्या कहना था? किस्मत कुछ कहना था? हाँ जी। हेलो। हाँ, हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर थोड़ा टॉपिक से ना हट के है। हुँ, सर ये है कि मने सब लड़के जो हैं शादी से बहुत दुखी रहते हैं सर। हुँ, जहाँ देखिए तहाँ मने बीवी से प्रताड़ित रहते हैं सर हुँ, हुँ। और फिर भी शादी ज़रूर करते हैं सर। क्या करते हैं? शादी ज़रूर करते हैं। कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो ये कहे कि हम शादी नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, मोदी जी ने नहीं किया, योगी जी ने मो नहीं किया। मोदी जी ने किया है सर। रहते नहीं है बस, वो भी प्रताड़ित ही हैं सर। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया था, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया था सर, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। शादी की बात करो भैया, ब्रह्मचर्य में मत घुस जाओ, थोड़ा सा गंभीर मसला है फिर, वो अलग ही मसला हो जाएगा। तो हाँ, तो प्रश्न क्या है इसमें? यही है ना सर, यही बात बतानी थी सर। आप भी हरदम मने मैडम के एकदम प्रताड़ित नहीं रहते हैं। हम मैडम से प्रताड़ित हमारी नहीं चलती, हमारी नहीं। नहीं, मैं तो थोड़ा-सा मामले को रसपूर्ण बनाने के लिए कहता हूँ। नहीं, नहीं मैं भी सर समझ रही हूँ, मैं मज़ाक के ही मूड में कह रही हूँ सर। नहीं तो मेरे जैसा सैटिस्फाइड बंदा दुनिया में कोई नहीं है। अब देखिए सर आप ही सैटिस्फाइड कर रहे हैं यहाँ भी। यही कह रहे हैं, हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक मज़ाक का अंग है क्योंकि ये जो रिलेशन होता है विवाह वाला, वो प्राकृतिक रिश्ता नहीं है, वो रिश्ता है सामाजिक, ठीक है ना? तो इसमें थोड़ी मज़ाक की गुंजाइश रहती है। रिश्ते 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है माँ-बाप का रिश्ता, भाई-बहन का रिश्ता, उसमें हम सिलेक्शन नहीं रख सकते, तो इसमें चुनाव हो सकता है। तो दूसरी बात ये है कि विवाह एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद ही आप सामाजिकता की एबीसीडी सीखते हो। धैर्य की साधना परिवार में करते हो। बहुत कुछ सहना सीखते हो, सहनशीलता निर्मित होती है। दूसरों के को प्राथमिकता देते हुए अपनी प्राथमिकताएँ सेकेंडरी रखते हो, 2 दर्जे पे रखते हो। दूसरों की खुशी के बारे में सोचना शुरू करते हो और इससे संबंधों से परिवार बनता है। पारिवारिक सोच ही एक सामाजिक सोच का निर्माण करती है और एक सामाजिक सोच ही राष्ट्रवाद का निर्माण करता है और ये राष्ट्रवाद ही विश्व बंधुत्व का निर्माण करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है, वो बिना शादी के संभव नहीं है। एक स्थिति कल्पना करो मैं थका हुआ आया हूँ, दुनिया भर का काम, मीटिंग, क्लास में खाना खाने बैठता हूँ, मेरा छोटा-सा बेबी है, वो क्या करता है मेरे खाने में पैर डाल देता है। अभी कल की घटना है ये, वो मेरे खाने वो गलती से नहीं, वो दौड़ के उतर रहा था बिस्तर से और बिस्तर पे ही मैं बैठ के खाना खाता हूँ टीवी देखते हुए, तो मेरे दाल में उसने अपना पैर डाल दिया। अब वो सारा बि खाना खराब, बिस्तर का हाल खराब सर। बिस्तर भी खराब, खाना भी खराब, उसका पैर भी खराब, उसका पैंट भी खराब, सब कुछ खराब। मुझे भूख लगी भयंकर। अब फिर से वो चुपचाप उसको सफाई की गई, फिर से आधे घंटे मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, फिर से खाना बनाना पड़ा। मेरी वाइफ़ को सारा वो रिचुअल, सारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर से करना पड़ा और बिना मुँह से एक शब्द बोले। अब यहाँ पे हमने धैर्य सीखा, ये बहुत बड़ी बात है धैर्य। अगर ये किसी अन्य से हुआ होता, मेरा पुत्र वहाँ पे नहीं रहा होता, तो हम तो मार के उसकी टाँग तोड़ देते, कि तुमने ये जी क्या सर। मेरे लिए हाल बना दिया है। तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि धैर्य की क्या ज़रूरत होती है। ऐसे-ऐसे फैमिली में ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं, ये सब शादी के बाद ही पता चलता है।
तो उसके लिए हम एक नया लेसन सीखते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक नया लेसन सीखते हैं और उससे हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व है वो विकसित होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, इसे कहते हैं व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास हमेशा ऑड में होता है, फेवरेबल में नहीं होता, हमेशा प्रतिकूलताओं से होता है, अनुकूलताओं से नहीं होता है, ठीक है? तो इसकी आधारशिला है विवाह। इसीलिए हमारे जितने भी सनातन धर्म में देवी-देवता हैं, विष्णु जी, शंकर जी, ब्रह्मा सभी मैरिड हैं, कृष्ण, राम, कोई भी अनमैरिड है ही नहीं, बुद्ध, महावीर सभी मैरिड हैं। मैरिज के बाद ही हमको पता चलता है कि हमको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो अब आदर्श भी इसीलिए इतना बोलता रहता है कि इसकी शादी अभी नहीं हुई, हो जाएगी तो थोड़ा ये कम बोलेगा। तो समझ गए? ऐसा नहीं है सर, जिसकी शादी नहीं हुई बोलेंगे हम। ऐसा नहीं कि मेरा नहीं हुआ इसलिए हम पूछे सर। अच्छा तुम्हारा नहीं हुआ अभी? नहीं सर। बातें तो बड़ी सुलझी हुई करती है। नहीं, हाँ सर, महिलाओं को ये है। ज़्यादा लागू होता है, पुरुषों को ज़्यादा लागू होता है। हुँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो थैंक ओके, यू ओके। सर, थैंक यू। अब विषय वस्तु पे लौटें। हुँ। विद्रोह। तो ये शाहवान का विद्रोह हुआ। शाहवान यहाँ पे है बिहार में। 1333 ईस्वी में। मलिक फिरोज और कैसर ए रूमी, ये 2 लोग थे। इस विद्रोह का भी दमन किया गया। बेसिकली इस विद्रोह का दमन किया। बहराम आइबा तो मर गया था, तो मुल्तान में एक नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था जिसका नाम था इमादुल मुल्क सरतेज। नाम इनके कितने गजब होते थे, मुल्क सरतेज। इसको भेजा गया और इसने इस विद्रोह का दमन किया। इसके बाद बंगाल अभी बाकी है। बंगाल में तो गयासुद्दीन बहादुर मार दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो शासक बना मलिक फखरुद्दीन, 1338 ईस्वी में इसने ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और लखनौती में अपना एक दास को नियुक्त कर दिया अपना प्रशासक। उसका नाम था मुखलिस। फिर मुखलिस की भी हत्या एक और सरदार ने कर दी, उसका नाम है अली मुबारक। और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से कुतबा पढ़ा। लखनौती में स्वतंत्र शासक की स्थापना की। इसका भी वध कर दिया हाजी इलियास ने और सुल्तान शमशुद्दीन का खिताब धारण करके गद्दी पर बैठा। फिर फखरुद्दीन को भी 1340 में हरा दिया, सुनार गांव पर कब्जा कर लिया और इसी हाजी इलियास के टाइम में दिल्ली सल्तनत से पूरी तरह से मुक्त हो गया बंगाल। तो दिल्ली सल्तनत से पूरी तरह से मुक्त होने वाला प्रांत था बंगाल। तो ये प्रमुख प्रमुख विद्रोह जो हुए हैं ये उत्तर भारत में हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में और कमोबेश इनका कारण वही था जो मैंने बताया। कुछ प्रश्न हैं जो आपको बताने हैं। तुगलक काल में मंगोल आक्रमण के संदर्भ में इन कथनों में से क्या असत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मंगोलों का एकमात्र आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण 1226 में तर्माश्रीन ने किया। तर्माश्रीन ट्रांसऑक्सियाना का चुगताई मंगोल शासक था चगताई। तुगलक ने तर्माश्रीन को पराजित कर दिया। इसमें असत्य बताना है। अच्छा 1300 1326 ये क्या है, कोई बता सकता है? तुगलकाबाद।
भारत का एकमात्र ऐसा शहर जो बसने के पहले उजड़ गया। किस वजह से उजड़ गया? क्योंकि इसको निज़ामुद्दीन औलिया का श्राप था। स्थिति ये है कि निज़ामुद्दीन औलिया उस समय दिल्ली में अकाल पड़ा था और निज़ामुद्दीन औलिया लोगों को पानी की आपूर्ति करने के लिए बावड़ी बनवा रहे थे और जो उनको खुसरो शाह ने कुछ लाख रुपए दिए थे, उस बावड़ी के निर्माण में खर्च कर रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक औलिया को पसंद नहीं करता था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने मज़दूरों को हुक्म दिया कि मैं किला बनवा रहा हूँ, जितने बावड़ी में काम कर रहे हैं मज़दूर, वो सब वहाँ से पलायन करें और सुल्तान की आज्ञा को मानते हुए बावड़ी में आकर के हाथ बटाएँ। तो लोगों ने वो मजबूरी में जान बचाने के लिए सबको आना पड़ा। किले में आकर किले के निर्माण में हाथ बटाएँ। तो बेचारे क्या करते थे, दिन भर किले पे काम करते थे और रात में मशाल जला करके बावड़ी के निर्माण में काम करते थे। और जब गयासुद्दीन को पता चला कि ये स्थिति है, रात में मज़दूर जाकर के फिर वहाँ काम करते हैं दिन-रात, तो गयासुद्दीन को बहुत बुरा लगा और उसने औलिया को खबर भिजवाई कि बावड़ी के निर्माण को रोक दो क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी है सुल्तान का महल बनना। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि सुल्तान जिस महल को आप बनवाने के लिए इतने बेसब्र हो रहे हो ना, उसमें एक दिन भी रहना तुमको नसीब नहीं होगा। और ये वही महल है जिसमें एक दिन सुल्तान को रहना नसीब नहीं हुआ। जिस दिन इनॉग्रेशन था उसी दिन लकड़ी का मंच अफगानपुर में गिरता है और उसमें दब करके इसकी मौत हो जाती है। दिल्ली अभी दूर है वाला वाक़या आप लोग जानते हो। और इसी डर से इसमें महल तो उसमें अभी खंडहर दिख रहा है लेकिन उसमें भरा पूरा था। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक ने भी अलग शहर बनाए। इसी डर से वो भी इसमें रह रहे। इसके ठीक सामने मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पनाह बनाया था, क्योंकि ये श्रापित महल था और फिरोज़ शाह तुगलक ने फिरोज़ शाह कोटला बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का मूल कारण उसकी नीतियाँ थी। जिनको ये नहीं पता है, उनको क्योंकि वाला फ़ॉर्मूला अपनाना चाहिए। इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्योंकि लगा के देखो। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं दिल्ली में 8 साल तक था, लेकिन इस किले पे मैं जा नहीं पाया। हौज खास में हज़ारों बार गया हूँ मेट्रो स्टेशन, लेकिन हौज खास में जा नहीं पाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ शासक हमीर देव को हराया। नागरकोट के राज्य को जीतकर तुगलक ने उसे वापस किया। अभी आपको मैं एक ऐसी इमारत से दीदार कराऊँगा, जिसकी खूबसूरती ताजमहल से कम नहीं है। ये है फिरोज़ाबाद फोर्ट, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। तुम्हारा क्वेश्चन, जहाँपनाह मंगोल इन्वेशन से बचने के लिए बनाया था। देखो, मंगोल इन्वेशन से बचने का एक उद्देश्य तो था, लेकिन मूल उद्देश्य वो इस उद्देश्य की पूर्ति तुगलकाबाद में भी रह के कर सकता था। किला तो वो भी था तुगलकाबाद, लेकिन तुगलकाबाद में क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो शापित था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ।
ये खंडहर है, ये इस इमारत का ही भाग है, किले का ही भाग है। ये वो इमारत है, इस इमारत की ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। द टॉम्ब ऑफ शाह रुकन आलम इन मुल्तान, पाकिस्तान। ये तुगलकों का सबसे पहला इमारत मुल्तान में बना हुआ। इस इमारत का निर्माण हुआ है 1320 में, या कह सकते हैं कि 1320 से इसका निर्माण होना शुरू हुआ। नहीं, फिरोजाबाद यूपी में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। 1320 में शुरू हुआ और 1324 में बन के तैयार हुआ, और इसको बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इस आर्किटेक्चर की विशेषता वही है जो तुगलकों की विशेषता होती है, लेकिन दीवारें झुकी हुई अंदर की तरफ पिरामिडाकार है, भव्यता है, सादगी भी है थोड़ी सी, और प्री मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल है। तो ये पहली तुगलक इमारत है दिल्ली के पहले। इसको गयासुद्दीन तुगलक ने तब बनवाया था जब गयासुद्दीन तुगलक लाहौर में दीपालपुर, समाना दीपालपुर में गवर्नर था सुल्तान बनने के पहले। अच्छा रिया, वेरी गुड। आपने रिन्यू करवाया है या नया नया लिया है? दीपालपुर समाना का गवर्नर था, तो उसने अपना मकबरा बनवाया था। ओके रिया, थैंक यू। मकबरा समझते हो ना? मकबरे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब डेथ होगी, जैसे इस्लाम में माना जाता है कि एक ही जिंदगी है, डेथ के बाद फिर कयामत के दिन आते हैं फरिश्ते और रूह को जगाते हैं, और जगाने के बाद उनको जहन्नम या जन्नत भेजते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। तो कयामत तो पता नहीं कब होगी, हजारों साल बाद होगी, लाखों साल भी, करोड़ों साल भी हो सकता है। तो मरने के बाद हम रहेंगे कहाँ, रूह रहेगी कहाँ? तो मकबरा उसके लिए बनवाया जाता था कि मरने के बाद रहने की जगह हो। ओके, बता रहा कौन था। तो उसके लिए बनवाया था, लेकिन वो फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली का जब सुल्तान था उसके पहले बनवाया था, लेकिन जब दिल्ली आ गया और जब सुल्तान बन गया तो उसकी दुनिया बदल गई। तो रुकने आलम उसका गवर्नर हुआ करता था। तो उसने ये मकबरा दे दिया कि चल, मैं तो अब सुल्तान बन गया, जब मैं बनवाया था तब मैं गवर्नर हुआ करता था, तो तूने मेरी बड़ी सेवा की है, तो तू इसको अपना मकबरा बनवा ले। लेकिन रुकने आलम सूफी सेंट बहाउद्दीन जकारिया का भक्त था। तो रुकने आलम ने कहा कि नहीं जी, मैं अपने पीरो मुर्शिद के चरणों में ही रहूंगा, मैं मकबरे में नहीं रहूंगा। तो उसको वहां दफना दिया गया। तो ये उपेक्षित पड़ा रहा टॉम। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पे बैठता है तो उसने इस टॉम को डोनेट कर दिया रुकने आलम के वंशजों को, क्योंकि इसके पिता ने रुकने आलम को दिया था, हालांकि रुकने आलम ने यूज नहीं किया, तो इसके वंशजों को दे दिया। तो इसके वंशज यहाँ पे दफनाए गए। समझ गए? नहीं, रूह भटकती है कि लटकती है, मरने के बाद कौन देखता है क्या होता है, लेकिन एक बिलीफ सिस्टम जो होता है ना, उस बिलीफ सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक तथा इनके सरदारों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। गयासुद्दीन बहादुर, बहराम आयबा, बीरबल्लाल, इमादुल मुल्क सरतेज, मुल्तान का सूबेदार, होयसल का शासक, मुल्तान का राज्यपाल, लखनौती का सूबेदार।
प्रभात, तुम्हारे मोबाइल के नीचे एक पट्टी आएगी, उसमें ABCD लिखा होगा, तो उसमें टच करना है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत बिखरने लगा। सबसे पहले बंगाल सल्तनत के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हो गया। हाँ जी स्वाति। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में होने वाले इन विद्रोहों को कालक्रम में लगाइए। बहराम आयबा, हाजी मलिक इलियास, गयासुद्दीन बहादुर, बहाउद्दीन गुश्ताश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत बिखरने लगा, यानी बहुत सारे विद्रोह होने शुरू हो गए, तो ऑब्वियसली बिखरने लगा। और सबसे पहले बंगाल सल्तनत के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं है। व्याख्या नहीं होगा तो भी होगा ना। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। हालांकि एक दूसरे से कनेक्टेड है एक हद तक, लेकिन व्याख्या नहीं कह सकते। क्योंकि लगाओ। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ सर वहाँ बिखरा तभी तो बंगाल अलग हुआ। हाँ, बिखरा तो बंगाल अलग हुआ। बंगाल अलग हुआ तो बिखरा, ये बात सही है। जी मोहम्मद सर। बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत बिखरने लगा क्योंकि सबसे पहले बंगाल सल्तनत के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो गया। जी ये क्योंकि की बजाय इसका परिणाम है, अतः। ये अतः है, यानी इसलिए है। सर, कभी-कभी ज़रूरी नहीं है हर जगह क्योंकि लगता ही है सर, फिर भी ये सही होता है। देखो, इसमें मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, ऐसा है, ठीक है ना? अगर ये दोनों सेंटेंस इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं तो यूजीसी इसको मान लेता है क्योंकि। लेकिन मैं यूजीसी नहीं हूँ, मैं अपने लेवल पे इन चीज़ों को टैकल कर रहा हूँ। तो ये अतः एक्चुअली देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत बिखरने लगा क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ इस प्रकार की थीं जो उसके बिखरने में सहयोगी थीं। अगर वो होता कारण तो हम ये मान लेते। लेकिन बंगाल सल्तनत नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो गया, वो कारण नहीं है, ठीक है सर, रीज़न है परिणाम है, परिणाम है। हाँ, ठीक है सर, ओके सर, मान लेते हैं। नहीं भी मानो तो क्या हो जाए? लेकिन बात तो है ना सर कि हम कमज़ोर हो गए तो हमारी जो सीमा है वो हमसे छिन लगी। बात तो सही है सर, जो वो कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन कारण बताना है आपने ना। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो ये आपका फाइनल लीडर बोर्ड है। आदर्श फर्स्ट, सुशील सेकंड, गुड़िया थर्ड, मलय, सपना, नुसरत, चंचल, जूही, सात्विक, समृद्धि। मिलते हैं इंडियन लॉजिक की क्लास में 9 बजे। तब तक सभी को बाय बाय।